29 नवंबर 1996 नॉर्थ कोरिया के कैंप 14 में एक 13 साल का लड़का शिन इन ग्वेन एक खुले मैदान के बीचों बीच खड़ा था। उसके चारों तरफ हजारों कैदियों की भीड़ जमा थी जिन्हें हथियारों से लैस गार्ड्स ने घेर रखा था। लेकिन शिन की नजरें भीड़ पर नहीं बल्कि सामने लगे उन लकड़ी के खंभों पर टिकी थी जहां उसकी माँ और उसके भाई को बेरहमी से बांधा गया था। वो दृश्य इतना भयानक था कि मौत की आहट साफ सुनी जा सकती थी। शिन अपनी माँ के चेहरे पर छाई उस आखिरी दहशत को देख सकता था, लेकिन ताजुब की बात यह थी कि उस 13 साल के बच्चे की आंखों में ना तो आंसू थे और ना ही कोई डर। कैंप 14 की खौफनाक यातनाओं और ब्रेन वॉशिंग ने उसकी इंसानियत को पत्थर बना दिया था। कुछ ही पलों में सन्नाटे को चीरते हुए जल्लादों ने फंदा कसा और शिन की आंखों के सामने उसकी मां की सांसें थम गई। अभी वो इस मंजर को देख ही रहा था कि एक जोरदार गन शॉट की आवाज पूरे कैंप में गूंज उठी। उसके भाई को गोलियों से भून दिया गया था और उसका बेजान जिस्म मिट्टी में किसी पत्थर की तरह लुढ़क गया। जब मौत का यह तमाशा खत्म हुआ तो गार्ड्स ने कड़कती आवाज में भीड़ को तितर बितर होने का हुक्म दिया। शिन बिना पीछे मुड़े अपनी मां की लाश को वहीं छोड़कर चुपचाप अपनी बैरक्स की तरफ चल पड़ा। नॉर्थ कोरिया के सबसे खतरनाक टोटल कंट्रोल जोन कैंप 14 की यही कड़वी हकीकत थी, जहां जिंदगी का मतलब सिर्फ और सिर्फ दर्द था। यहाँ खाना इतना कम मिलता कि कैदी चूहे, मेंढक और कीड़े खाकर जिंदा रहने की कोशिश करते। पीढ़िया दर पीढ़िया इसी नरक में जन्म लेती और यही दम तोड़ देती, बिना ये जाने कि दीवार के उस पार भी कोई दुनिया है। कैंप 14 की सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स इतनी सख्त थी कि ये दुनिया की सबसे मजबूत जेल थी और यहाँ से अब तक कोई नहीं भाग पाया था। लेकिन किसे पता था कि यही 13 साल का लड़का जिसने अपनी माँ और भाई को अपनी आंखों के सामने मरते देखा था, एक दिन इस नर्क को लांघकर इतिहास रच देगा। नॉर्थ कोरिया दुनिया का सबसे रहस्यमयी और क्लोज कंट्री है। ये एक ऐसा देश है जो बाकी दुनिया से लगभग पूरी तरह कटा हुआ है। यहाँ के नागरिकों की जिंदगी किसी सामान्य देश के लोगों जैसी नहीं है, बल्कि ये पूरी तरह से यहाँ दशकों से राज कर रहे किम डायनेस्टी के कंट्रोल से चलती है। यहाँ के शासक किंग जोंग उन का शासन इतना सख्त है कि लोग अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। क्या पहनना है, कौन सा हेयर स्टाइल रखना है, यहाँ तक कि कहाँ रहना है, इन सब पर भी कंट्रोल होता है। देश में 28 हेयर स्टाइल अप्रूव किए गए हैं और उनमें से ही एक रखा जा सकता है। यहाँ ब्लू डेनिम जीन्स पहनने की इजाजत भी नहीं है क्योंकि इसे वेस्टर्न इन्फ्लुएंस माना जाता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी अपनी मर्जी से इंटरनेट नहीं चला सकता। इसकी जगह सरकार का खुद का बनाया हुआ क्वांगम्योंग नाम का नेटवर्क है जिस पर सिर्फ वही खबरें दिखाई जाती है जो सरकार चाहती है। यहाँ विदेशी फिल्में, गाने या बाहरी दुनिया की कोई भी चीज रखना गंभीर अपराध माना जाता है। यहाँ तक कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए भी लोगों को ट्रैवल पास की जरूरत होती है। आप नॉर्थ कोरिया को एक ऐसी बड़ी ओपन एयर जेल मान सकते हैं जहां पूरा देश ही एक बड़े कैद खाने की तरह चलता है और हर नागरिक का जीवन जन्म से लेकर मृत्यु तक सरकार के बनाए गए कड़े नियमों के दायरे में ही बंधा रहता है। इस व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम लीडर होता है जिसका हुक्म ही अंतिम कानून है। किम इल संग, किम योंग इल और वर्तमान में किम जोंग उन तक इस परिवार का यहाँ इतना गहरा प्रभाव है कि लोग उन्हें एक भगवान की तरह मानते हैं। हर घर, ऑफिस और पब्लिक प्लेसेस पर इन नेताओं की तस्वीरें लगाना जरूरी है। इन तस्वीरों पर अगर थोड़ी सी धूल भी जम जाए या वो टेढ़ी दिखाई दे तो इसके लिए भी लोगों को बहुत बड़ी सजा मिल सकती है। अगर घर में आग लग जाए तो सबसे पहला काम उन तस्वीर को बचाना है, चाहे इस दौरान खुद की जान ही क्यों ना चली जाए। यहाँ इन बिन बान नाम की एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें लोग एक दूसरे पर नजर रखते हैं और सरकार के खिलाफ कुछ भी बोलने की रिपोर्ट तुरंत अधिकारियों को देते हैं। इस डर की वजह से यहाँ कोई भी व्यक्ति एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर पाता और हमेशा एक तनाव के माहौल में जीता है। इस देश में किम परिवार के अलावा किसी और धार्मिक आस्था की इजाजत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति छुपकर बाइबल पढ़ते हुए या प्रार्थना करते हुए पाया जाता है तो उसे सीधे प्रिजन कैंप्स में डाल दिया जाता है। यहाँ के कानून कितने खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ 3 पीढ़ी की सजा का नियम है। यानी अगर किसी व्यक्ति पर राज्य के खिलाफ होने का शक भी हो जाए तो सजा सिर्फ उसको नहीं बल्कि उसके दादा दादी, माता पिता और उसकी आने वाली संतानों को भी भुगतनी पड़ सकती है। ऐसे में पूरे देश को अगर एक जेल कहा जाए तो भी शायद कम ही होगा। लेकिन इसी देश के भीतर कुछ ऐसे सीक्रेट प्रिजन कैंप्स भी मौजूद है जहां की जिंदगी किसी जीते जागते नर्क जैसी है। यहाँ हजारों लोग ऐसे कैद है जिन्होंने खुद कोई गुनाह नहीं किया लेकिन फिर भी वो इसलिए कैद है क्योंकि वो किसी ऐसे परिवार में पैदा हुए जिसे सरकार ने अपराधी मान लिया।
इन्हीं कैंप्स के अंदर उनका जन्म होता है, वही वो बड़े होते हैं और इन कैंपों के गहरे अंधेरे में वो दम तोड़ देते हैं। ये एक ऐसी जनरेशनल पनिशमेंट है जहां किसी और का गुनाह आपकी पूरी जिंदगी और आने वाली पीढ़ियों की किस्मत तय करता है। इन्हीं खतरनाक प्रिजन कैंप्स में से एक कैंप 14 है, जो नॉर्थ कोरिया के उस काले सच का हिस्सा है जिसे वहां की सरकार कभी एक्सेप्ट नहीं करती। ये कैंप साउथ प्योंगयांग प्रोविंस के केचुन शहर के पास राजधानी प्योंगयांग से लगभग 40 मील नॉर्थ में मौजूद है। ऊंचे पहाड़ों और गहरी घाटियों के बीच छुपा ये इलाका बाहर की दुनिया से लगभग कटा हुआ है। इसके पास से टेडोंग रिवर बहती है, जो इसे नेचुरली और भी अलग थलग बना देती है। इस कैंप की सुरक्षा इतनी खौफनाक है कि यहाँ से भागने की कल्पना करना भी मौत को दावत देने जैसा है। पूरे कैंप के चारों ओर ऊंची इलेक्ट्रिक फेंसेस का जाल बिछा है, जिनमें लगातार हाई वोल्टेज करंट दौड़ता रहता है। जगह जगह आर्म्ड गार्ड्स और स्नाइपर्स टावर्स पर तैनात रहते हैं, जो 24 घंटे हर एक्टिविटी पर पैनी नजर रखते हैं। लगभग 60 स्क्वायर माइल्स में फैले इस इलाके में करीब 15,000 कैदी बंद है और सबसे डरावनी बात यह है कि ये सभी उम्र कैद की सजा काट रहे हैं। यहाँ आने का मतलब है कि आप कभी जिंदा बाहर नहीं जाएंगे और आपकी आने वाली पीढ़ियां भी इन्हीं सलाखों के पीछे दम तोड़ देंगी। इन्हीं बदनसीब कैदियों में से एक शिन इन गुइन था, जिसका जन्म 19 नवंबर 1982 को इसी कैंप के भीतर हुआ था। शिन ने पैदा होते ही उस जुल्म और अंधेरे को देखा जिसकी सजा का वो हकदार नहीं था। ना तो उसने कोई गुनाह किया था और ना ही उसके माता पिता ने, लेकिन वो नॉर्थ कोरिया के पहले तानाशाह किम इल संग द्वारा शुरू की गई 3 जनरेशंस पनिशमेंट पॉलिसी का शिकार हो गया। शिन के 2 चाचा कोरियन वॉर के दौरान साउथ कोरिया भाग गए थे। इसी वजह से शिन के दादा और पिता को कैंप 14 में डाल दिया गया था और नियम के मुताबिक शिन को भी अपनी मौत तक वहीं रहकर उस गुनाह की सजा भुगतनी थी। शिन के पेरेंट्स की शादी कैंप के भीतर ही हुई थी। इस नर्क में कैदियों के पास अपनी मर्जी से जीवन साथी चुनने का कोई अधिकार नहीं होता। कैंप में एक रिवॉर्ड मैरिज सिस्टम चलता है, जिसमें जो कैदी खदानों या फैक्ट्रियों में काफी ज्यादा मेहनत करते हैं और गार्ड्स के हर आदेश का पालन करते हैं, उन्हें इनाम के तौर पर शादी करने की परमिशन दी जाती है। शिन के पिता को ये इनाम उनके मशीन शॉप में बेहतरीन हुनर के लिए मिला था। अधिकारियों ने खुद ही उनके लिए एक महिला कैदी को चुना और उन्हें साथ रहने का आदेश दिया, लेकिन शादी के बाद भी उन्हें सामान्य पति पत्नी की तरह रहने की इजाजत नहीं थी। नियमों के अनुसार उन्हें केवल साल में 5 दिन के लिए एक साथ रहने और बच्चे पैदा करने के लिए मिलने दिया जाता था। इसके बाद उन्हें फिर से अलग कर दिया जाता था। इस तरह शिन का जन्म हुआ, लेकिन जब से उसने होश संभाला, उसे चारों तरफ कंटीले तार और बंदूकें थामे गार्ड्स ही दिखाई देते थे। बचपन से ही उसे लगने लगा कि पूरी दुनिया शायद यही है, यही जिंदगी है जहां हर कोई कैदी के रूप में पैदा होता है और गार्ड्स भी बंदूकें थामने के लिए ही पैदा होते हैं। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि बाहर एक ऐसी दुनिया भी है जहां लोग आजाद घूमते हैं, भरपेट खाना खाते हैं और अपनी जिंदगी खुद जीते हैं। उसका बचपन अपनी माँ के साथ गुजरा, लेकिन अपने पिता से वो साल में केवल कुछ ही बार मिल पाता था। कैंप के भीतर हर कैदी को जानवरों की तरह दिन रात मेहनत करनी पड़ती थी, जिसके बदले उन्हें नाम मात्र का खाना मिलता था। कई कैदी भूख की वजह से चूहे और कीड़े मकोड़े मारकर खाने को मजबूर थे। भूख का यह आलम था कि शिन ने एक बार गाय के गोबर में से मक्के के दाने निकाल कर खाए थे और उसके लिए वो किसी दावत से कम नहीं था। यहाँ जेल के अंदर की हाइजीन और रहने की स्थितियां इतनी खराब थी कि इंसानों को जानवरों से भी बदतर समझा जाता। कैदियों को कंक्रीट के ठंडे फर्श पर सोना पड़ता, जहाँ ना तो ठंड से बचने के लिए गद्दे और कंबल होते और ना ही तन ढकने के लिए सही कपड़े। कैंप के भीतर स्कूल्स तो थे, लेकिन वहाँ बच्चों को मैथ्स या साइंस नहीं, बल्कि केवल गुलामी और मुखबिरी की ट्रेनिंग दी जाती। इन स्कूल्स का मकसद बच्चों के भीतर से इमोशंस खत्म कर देना था। उन्हें सिखाया जाता कि गार्ड्स ही उनके भगवान हैं और उनके हर आदेश का पालन करना ही उनका धर्म है। वहाँ की एजुकेशन का सबसे क्रूर हिस्सा ये था कि बच्चों को अपने ही माता पिता और साथियों की जासूसी करना सिखाया जाता। अगर कोई बच्चा किसी दूसरे कैदी की गलती पकड़कर गार्ड्स को बता देता तो उसे इनाम के तौर पर थोड़ा एक्स्ट्रा खाना मिलता था। यही वजह थी कि वहाँ रिश्तों की जगह केवल स्वार्थ और डर ने ले ली थी। इन स्कूलों में फिजिकल पनिशमेंट इतनी आम थी कि बच्चों के लिए किसी साथी की मौत देखना एक सामान्य बात बन गई थी। एक बार शिन के सामने ही क्लास टीचर ने एक छोटी बच्ची की पीट कर जान ले ली। उसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसके पास मक्के के कुछ दाने मिले थे। इस 4 दीवारी के भीतर शिन ने जिस हिंसा और क्रूरता का सामना किया, वो किसी भी इंसान के मानसिक संतुलन को हिला देने के लिए काफी थी। एक बार जब शिन से
अनजाने में एक स्विंग मशीन टूट गई तो उसके सुपरवाइजर ने सजा के तौर पर उसके दाएं हाथ की बीच वाली उंगली का एक हिस्सा काट दिया। यानी वहां इंसानी शरीर की कीमत उस मशीन के पुर्जे से भी कम थी जिसे वो चला रहा था। इसी माहौल में पला बड़ा शिन धीरे धीरे अपने सारे इंसानी जज्बात खो चुका था। उसका अपने माता पिता से कोई लगाव नहीं था। इनफैक्ट वो तो अपनी माँ को एक कंपटीटर के रूप में देखता था। उसे हमेशा यही डर रहता था कि अगर उसकी माँ ने ज्यादा खाना खा लिया तो उसके हिस्से का खाना कम हो जाएगा। भूख ने रिश्तों की गरिमा को पूरी तरह से कुचल कर रख दिया था। उनके लिए परिवार का मतलब सिर्फ एक साथ रहने वाले कुछ अजनबी थे जो एक दूसरे के हिस्से का खाना छीनकर जीवित रहने की कोशिश कर रहे थे। जब शिन सिर्फ 13 साल का था तब उसकी जिंदगी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने परिवार के बीच रिश्तों की रही सही डोर को भी हमेशा के लिए तोड़ दिया। एक रात शिन सोने की कोशिश कर रहा था कि तभी उसे अपनी माँ और भाई की खुसर पुसर सुनाई दी। उसने सुना कि उसका भाई भागने की प्लानिंग कर रहा है और इसमें उसकी माँ भी साथ दे रही है। जैसे ही उसने ये सब सुना शिन घबरा गया कि अगर ये दोनों भाग गए तो उसे भी अपराधी माना जाएगा और उसकी सजा उसे दी जाएगी। बचपन से ही उसे यही सिखाया गया था कि अपनों से गद्दारी करना ही सरकार के प्रति वफादारी का प्रतीक है। इसलिए एक आदर्श कैदी बनने के लिए उसने अपने स्कूल के नाइट गार्ड को सब कुछ बता दिया। उसे लगा कि इस जानकारी के बदले उसे इनाम के तौर पर ज्यादा खाना या कोई बड़ी सुविधा मिलेगी। लेकिन कैंप 14 की क्रूरता में न्याय की कोई जगह नहीं थी। उस रात गार्ड्स ने उसके भाई और उसकी माँ को तो पकड़ा ही, साथ ही उसे भी पकड़ लिया। वह हैरान परेशान था क्योंकि उसने नियमों का पालन किया था, लेकिन उस पर भी शक किया गया कि वो भी इस एस्केप अटेम्प्ट का हिस्सा था। उससे और जानकारी उगलवाने के लिए उसे बुरी तरह यातनाएं दी गई। कैंप 14 की ये सबसे क्रूर सीख थी कि हाँ, सही करना भी तुम्हें नहीं बचा सकता। चाहे तुम नियम मानो या तोड़ो, हर फैसला मौत की ही तरफ ले जाता है। पूछताछ के दौरान गार्ड्स ने शिन की पीठ के नीचे कोयले की आग जलाई और उसकी खाल में एक आयरन हुक गाड़ दिया। यानी जिस इनाम की उम्मीद में शिन ने अपनी माँ और भाई की मुखबिरी की थी, उसके बदले उसे केवल अंतहीन दर्द और वो जख्म मिले जो ताउम्र उसके शरीर और आत्मा पर बने रहने वाले थे। लगभग 7 महीनों तक एक छोटी और अंधेरी कंक्रीट सेल में भयानक दर्द सहने के बाद उसे 29 नवंबर 1996 को बाहर निकाला गया। वहां उसकी मुलाकात अपने पिता से हुई। उन दोनों की आंखों पर पट्टियां बांधकर उन्हें घसीटते हुए कैंप के एक खुले मैदान में ले जाया गया जहां कैदियों की भीड़ जमा थी। जब पट्टियां हटाई गई तो सामने एक औरत और एक लड़का बंधा था। जैसे ही शिन ने उनका चेहरा देखा, उसकी रूह कांप उठी क्योंकि सामने उसकी माँ और भाई थे। वो अपनी माँ के चेहरे पर मौत का खौफ साफ साफ देख सकता था, लेकिन शिन के भीतर की इंसानियत पत्थर बन चुकी थी और उसे अपनी माँ को इस हालत में देखकर कोई गिल्ट महसूस नहीं हुआ। इसके बाद उसकी मां को फांसी पर लटका दिया गया और उसके भाई को गोली मार दी गई। जैसे ही ये पूरा मौत का तमाशा खत्म हुआ, गार्ड्स ने भीड़ को तितर बितर होने का हुक्म दिया। शिन बिना पीछे मुड़े, बिना एक भी आंसू बहाए चुपचाप अपनी बैरक्स की तरफ चल पड़ा। उस रात वो पहली बार गहरी और अच्छी नींद सोया क्योंकि अब उसे डर नहीं था कि उसकी माँ और भाई भागकर उसे सजा दिलवा देंगे। इसके बाद धीरे धीरे कैंप के भीतर शिन इनगुएन की जिंदगी गुजरती रही और देखते ही देखते वो 21 साल का हो गया। इस दौरान उसकी मुलाकात पार्क नाम के एक दूसरे कैदी से हुई जो कैंप की टेक्सटाइल फैक्ट्री में काम करता था। पार्क बाकी कैदियों से अलग था क्योंकि उसकी ज्यादातर जिंदगी बाहर की दुनिया में गुजरी थी। वो नॉर्थ कोरिया की बंद सीमाओं के बाहर की दुनिया भी देख चुका था और उसने ईस्ट जर्मनी और चाइना जैसे देशों में ट्रैवल किया था। वो एजुकेटेड था और उसे एक पॉलिटिकल प्रिजनर के तौर पर यहाँ लाया गया था। पार्क अक्सर शिन को उस बाहरी दुनिया की कहानियां सुनाता था। वो उसे ब्रॉइल्ड चिकन, व्हाइट राइस, पोक और तरह तरह के स्वादिष्ट खाने के बारे में बताता जिनका स्वाद लेना तो दूर, शिन ने जिनका कभी नाम तक नहीं सुना था। पार्क ने उसे यह भी बताया कि इस कैंप के बाहर जो दुनिया है वहां लोग आजाद घूमते हैं, अपनी मर्जी से कपड़े पहनते हैं और बिना डर के बात कर सकते हैं। पार्क की ये कहानियां शिन के लिए किसी फेरी टेल जैसी थी। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस जगह को वो पूरी दुनिया समझता था वो असल में सिर्फ एक कैद खाना है। उसके भीतर धीरे धीरे उस दुनिया को अपनी आंखों से देखने की एक नई चाह पैदा होने लगी। यही चाहत आखिरकार एक बड़े फैसले में बदल गई कि उसे यहाँ से आजाद होना है। ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक फैसला था, लेकिन अब शिन ठान चुका था और वो पार्क के साथ मिलकर वहां से भागने की प्लानिंग बनाने लगा। शिन ने पूरी जिंदगी इसी कैंप में गुजारी थी, इसलिए उसे कैंप के रास्तों और वहां की सुरक्षा की हर एक जानकारी थी, जबकि पार्क के पास कैंप से बाहर निकलने के बाद देश की सीमाओं को कैसे पार करना है उसकी नॉलेज थी।
दोनों ने मिलकर हफ्तों तक गार्ड्स की हर हरकत, उनकी शिफ्ट चेंज के वक्त और सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के तरीकों को बारीकी से समझा। उन्होंने तय किया कि वो पहले उस हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिक फेंस को पार करेंगे और फिर नॉर्थ की साइड भागते भागते नॉर्थ कोरिया और चाइना के बॉर्डर तक पहुंचकर चाइना में एंटर कर जाएंगे। प्लान जितना सिंपल था उतना ही खतरनाक भी था, क्योंकि इससे पहले कोई भी कैदी इस जगह से नहीं भाग पाया था। लेकिन वो दोनों अब यहाँ से भागने के लिए अपनी जान भी दांव पर लगाने के लिए तैयार थे। अब उनके लिए आजादी की तलाश में मौत को गले लगाना घुट घुट कर जीने से बेहतर था। आखिरकार 2 जनवरी 2005 का वो दिन आ ही गया जब उन्होंने यहाँ से भागने की ठान ली। उस दिन चारों तरफ कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और पूरा इलाका सफेद बर्फ की चादर से ढका हुआ था। शिन और पार्क को 1200 फुट ऊंचे पहाड़ जैसी एक चोटी पर भेजा गया था, जहां उन्हें कंटीली इलेक्ट्रिक फेंस के पास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करनी थी। पहाड़ की उस ऊंचाई पर हवाएं बर्फीली थी और बर्फ इतनी गहरी थी कि हर कदम पर पैर धंस रहे थे। काम के दौरान उनकी नजरें लगातार गार्ड्स पर टिकी थी। उन्होंने गौर किया कि कड़ाके की सर्दी की वजह से गार्ड्स थोड़े सुस्त पड़ गए थे और उनकी पेट्रोल्स के बीच एक लंबा गैप बन रहा था। यही वो चंद मिनटों का मौका था जिसका इंतजार उन्हें महीनों से था। जैसे ही गार्ड्स थोड़ी देर के लिए उनकी नजरों से गायब हुए, शिन और पार्क ने एक दूसरे की तरफ देखा और बिना एक शब्द बोले उन्होंने उस जानलेवा हाई वोल्टेज फेंस की तरफ दौड़ लगा दी। उस फेंस में हाई वोल्टेज करंट दौड़ रहा था, यानी उसे पार करना मौत को दावत देने जैसा था। लेकिन वो लोग मरने को भी तैयार थे, इसलिए प्लान के मुताबिक पार्क ने पहले निकलने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने उस हाई वोल्टेज फेंस को छुआ, करंट के एक जोरदार झटके ने उसे वही जकड़ लिया और उसकी वही मौत हो गई। शिन के लिए यह खौफनाक मंजर था और उसका पूरा शरीर कुछ पल के लिए वही जम गया। लेकिन फिर अगले ही पल उसने एक रूह कपा देने वाला फैसला लिया। उसने पार्क के मृत शरीर को करंट के अगेंस्ट एक शील्ड की तरह इस्तेमाल किया ताकि वो उसके ऊपर से निकल सके। इस कोशिश में जब वो पार्क के शरीर के ऊपर से रेंग कर निकल रहा था कि तभी उसके पैर फिसलकर नीचे वाले तार से छू गए, जिसकी वजह से उसके पैरों पर गहरे जख्म हो गए। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वो किसी तरह उस नर्क से बाहर निकलने में कामयाब हो गया और इसी के साथ वो दुनिया के उस सबसे खूंखार कैंप 14 से भागने वाला पहला इंसान बन गया। शिन अब जेल की 4 दीवारी को फांद कर बाहर तो आ चुका था, लेकिन आजादी मिलने के बाद भी खतरा कम नहीं हुआ था। वो बिना कुछ सोचे समझे बस लगातार भागे जा रहा था। उसका साथी मर चुका था और उसे ये भी आइडिया नहीं था कि उसे किस डायरेक्शन में भागना चाहिए। डर के मारे उसकी सांसें तेज चल रही थी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। उसे ऐसा लगता जैसे अभी कहीं से कोई गोली चलेगी और वो मारा जाएगा, या आगे कहीं कोई गार्ड छिपकर उसका इंतजार कर रहा होगा और वो पकड़ा जाएगा। इन्हीं सब ख्यालों में खोया हुआ शिन लगातार दौड़ रहा था। उसके पैरों से खून बह रहा था और वो दर्द से बेहाल था, लेकिन फिर भी वो रुका नहीं। काफी देर चलने के बाद वो एक पास के गांव में पहुंच गया। उसे बहुत ज्यादा भूख लगी थी, लेकिन उसे छिपना भी था, इसलिए वो एक किसान के बाड़े में घुस गया। यहाँ उसे एक पुरानी मिलिट्री यूनिफॉर्म मिल गई। उसने ठंड से बचने के लिए अपने फटे कपड़े उतार कर वो वर्दी पहन ली। अब वो एक नॉर्थ कोरियन सोल्जर की तरह नजर आने लगा था और इसका उसे बहुत फायदा मिलने वाला था। जब वो वहां से आगे बढ़ा तो रास्ते में मिलने वाले हर इंसान ने उसकी वर्दी को देखकर उसके आगे अपना सर झुका लिया और उसको सल्यूट किया। शिन इनगुएन ये सब देखकर हैरान था और उसे अब समझ आ गया कि इस वर्दी की आड़ में वो अब नॉर्थ कोरिया से भी एस्केप कर सकता है। लेकिन शिन को उस समय तक पैसों की कोई समझ नहीं थी, इसलिए उसने घर से चुराई गई एक चावल की बोरी बेची और उन पैसों से बिस्किट और सिगरेट का एक पैकेट खरीद लिया। इस तरह कुछ चीजों को समेटे और छिपते छिपाते वो चीन की सीमा तक पहुंच गया। वहां की सुरक्षा व्यवस्था बेहद सख्त थी, लेकिन सीमा पर तैनात नॉर्थ कोरियन गार्ड्स खुद बेहद गरीबी और अभावों में जी रहे थे। यहाँ पर शिन ने अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल किया और उसने खुद को मिलिट्री ऑफिसर की तरह ही पेश करते हुए उन बॉर्डर गार्ड्स को खाने और सिगरेट की रिश्वत देकर चुप करा दिया। इस तरह अपनी जान को दांव पर लगाकर शिन इनगुएन ने नॉर्थ कोरिया की सीमा को भी पार कर लिया। लेकिन चीन में घुसने के बाद भी शिन के स्ट्रगल का एंड नहीं हुआ था। वहां अगर वो पकड़ा जाता तो उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेजा जा सकता था और उसे पहले से भी बदतर सजा मिलती। इसी डर में उसने काफी सतर्क रहकर कई इलाकों में मजदूरी का काम किया
किया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक बार शंघाई के एक रेस्टोरेंट में काम करते समय एक पत्रकार की नजर उस पर पड़ी। इस जर्नलिस्ट ने जब मदद का भरोसा देकर शिन को उसकी कहानी पूछी तो उसने टूटकर सब कुछ बता दिया। पत्रकार ने शिन की मदद की और उसे वहां की साउथ कोरियन एम्बेसी की मदद से साउथ कोरिया में शरण दिला दी। लेकिन अब भी नॉर्थ कोरियन सरकार से उसे खतरा था, इसलिए शिन बाद में अमेरिका चले गए, जहां उन्होंने अपना नाम शिन इन गुएन से बदलकर शिन डोंग ह्यूक रख लिया। जब उनकी ये दर्दनाक कहानी दुनिया के सामने आई तो लोगों ने पहली बार खुलकर कैंप 14 के उस खौफनाक सच को जाना जो सालों से छिपा हुआ था। नॉर्थ कोरिया के कैंप 14 की अमानवीय यातनाओं और वहां की बेरहमी ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया और ह्यूमन राइट्स वायोलेशन पर ग्लोबल लेवल पर बहस तेज हो गई। अमेरिका में रहते हुए शिन ने लिबर्टी इन नॉर्थ कोरिया नाम के एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम शुरू किया, जो नॉर्थ कोरिया में हो रहे ह्यूमन राइट्स वायोलेशन के प्रति दुनिया को जागरूक करती है और वहां से भाग कर आए रेफ्यूजीज की मदद करती है। शिन की लाइफ के ऊपर कैंप 14 टोटल कंट्रोल जोन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री और एस्केप फ्रॉम कैंप 14 नाम से एक बुक भी पब्लिश हो चुकी है। इस तरह कैंप 14 की कंटीली बाढ़ के अंदर जन्मा एक बच्चा, जिसने अपनी जिंदगी की शुरुआत ही कैद और भूख के बीच की थी, वही आगे चलकर दुनिया के सामने नॉर्थ कोरिया के सबसे अंधेरे सच का गवाह बन गया।